नमस्कार, मिशन हेल्थ के सजीव फोनिंग कार्यक्रम में स्वागत करते हैं हम आप सबका। दर्शकों, बदलती जीवन शैली और बदलते पर्यावरण ने हम सबके स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। फास्ट फूड का कल्चर और मद्य निषेध की बातें सिर्फ बातें ही रह गई हैं, क्योंकि लोग आकर्षित हो रहे हैं धूम्रपान की तरफ। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे श्वास और फेफड़े से संबंधित बीमारियों के बारे में और उसके उपचार के बारे में। तो कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी COPD, लक्षण, कारण और बचाव। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के पल्मोनरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सूर्यकांत जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शिखा जी, नमस्कार। और दर्शकों, इससे संबंधित अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है, तो आप हमें फ़ोन ज़रूर करिए। फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर है 052222055756, 0522228868, 0522401598। और आपसे अनुरोध करेंगे जब भी आप फ़ोन करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें और प्रश्न को संक्षिप्त रखें। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे साथ हमारे आमंत्रित दर्शक भी हैं, तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम में, और आप भी अपने प्रश्न डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कार्यक्रम का विषय ही है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसा कि इसका नाम है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक का हमारे मेडिकल लैंग्वेज में होता है जो बहुत पुरानी बीमारी हो। पल्मोन से मीन होता है लंग्स यानी फेफड़े, और ऑब्स्ट्रक्टिव, जैसा आप जानते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट। ऐसी पुरानी बीमारी, फेफड़े की ऐसी पुरानी बीमारी जिसमें इसकी सांस की नलियों में रुकावट आ जाती है, इसको हम COPD कहते हैं। और हम सभी को मालूम है कि अगर कोई नली है उसमें रुकावट आ जाएगी तो नली का जो कार्य है वो प्रभावित हो जाएगा। सांस की नलियों का कार्य है सांस लेना, सांस का आदान प्रदान करना। हर सांस हम लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, हर सांस जब हम बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। यही फेफड़े का कार्य है कि पूरे शरीर की ऊर्जा के लिए हम फेफड़े के माध्यम से इस वातावरण से सांस लेते हैं। 1 मिनट में लगभग हम 15 बार सांस लेते हैं, 15 बार निकालते हैं, और हर बार ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। यही ऑक्सीजन प्राणवायु कहलाती है, जो हमारे जिंदा रहने के लिए, जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। और जब इन सांस की नलियों में रुकावट आ जाती है तो हमारी ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रभावित हो जाती है, अर्थात हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है, अर्थात हमारी सांस फूलने लगती है। जी, डॉक्टर साहब, आकृति जी हमारे बीच में हैं, आप कुछ पूछेंगी? जी डॉक्टर साहब, इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं? जी, देखिए, मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा तो इसमें जेनेटिक एलिमेंट है। तो कुछ लोग जो जेनेटिकली ससेप्टेबल होते हैं, अर्थात पैदाइशी रूप से जिनकी सांस की नलियां ससेप्टेबल हैं सांस की बीमारी के लिए, ऐसे व्यक्ति जब लंबे समय तक धूल, धुआं या गर्दा के प्रभाव में रहते हैं, उदाहरण के तौर पर किसी ने 15-16 साल की उम्र से बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर दिया, तो लगभग 10-15 साल के पश्चात, अर्थात 30-35-40 साल के बाद उसको खांसी आने लगती है, बलगम आने लगता है, फिर सांस फूलने लगती है। ऐसे ही मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरे धुएं के संपर्क में है, ऐसा कोई व्यवसाय कर रहा है जिस व्यवसाय में उसको धूल, धुआं, गर्दा ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, तो 10-15 साल के धूल धुआं के प्रभाव के कारण अक्सर ये बीमारी 30 या 40 साल की उम्र के बाद इसके लक्षण प्रकट होते हैं। पहले सिर्फ खांसी आती है, वो भी सुबह के समय, जिसको हम मॉर्निंग कॉफ कहते हैं, एंड दिस इज द वार्निंग सिग्नल ऑफ द COPD, और वी कैन से दिस इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ COPD। मॉर्निंग कॉफ ये पहला लक्षण है COPD का। उसके बाद धीरे धीरे सर्दी में खास तौर पर बराबर खांसी आने लगती है, फिर धीरे धीरे राउंड द ईयर खांसी आने लगती है, बलगम भी आने लगता है, और फिर धीरे धीरे सांस फूलने लगती है, और फिर इतनी तकलीफ बढ़ जाती है कि व्यक्ति का चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सावधान हो जाना चाहिए कि अगर सुबह के समय आपको लगातार खांसी कई दिनों से बनी हो तो इसके प्रति जागरूक हो जाइए। बिल्कुल। और भावना जी हमारे बीच हैं। भावना जी, आप कुछ पूछेंगी? डॉक्टर साहब, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जो कारण है वही निवारण है। हमारी मेडिकल साइंस में बहुत सीधा सिद्धांत है
कि अगर आपको बीमारी के कारण मालूम है तो उन्हीं में से आप निवारण ढूंढ लेंगे। कारण क्या मैंने बताया, बीड़ी सिगरेट पीना। हमारे देश में 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं। अगर वो बीड़ी सिगरेट बंद कर दें तो उनका तो फ़ायदा होगा ही होगा, और उनके कारण जो पैसिव स्मोकिंग हो रही है, मान लीजिए किसी गाँव के घर में एक ससुर बहू के हैं, महिला के हैं, वो पीते हैं बीड़ी और घर के अंदर पीते हैं, तो जब वो बीड़ी पीते हैं तो 30% धुआं तो उनका फेफड़े के अंदर जाता है, और बाकी 70% धुआं घर के अंदर जो बहू है, बेटी है, बहन है, बच्चे हैं, उनके फेफड़ों में चला जाता है। इसको हम परोक्ष धूम्रपान या पैसिव स्मोकिंग भी कहते हैं। कुछ धुआं इसी वातावरण में रह जाता है और इस वातावरण को परमानेंटली पॉल्यूट कर देता है, जिसको हम एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक यानी ETS कहते हैं। तो जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, सिर्फ उनके अपने फेफड़े का नुकसान नहीं हो रहा है, वो समाज के, अपने करीबी दोस्तों के, परिवार के, बच्चों के, परिवार के अन्य मित्रों के, परिवार के अन्य सदस्यों के फेफड़ों की भी स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। तो अगर वो धूम्रपान बंद कर दें तो उनकी भी COPD की बीमारी बच सकती है, और उनके संपर्क में जो अन्य लोग हैं उनकी भी बच सकती है। उदाहरण के तौर पर दूसरा धुआं का कारण हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्या है, वो है बायोमास फ्यूल। अभी भी देखिए गाँव की गरीब महिलाएँ लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती हैं और 6 से 7 घंटे वो किचन में काम करती हैं, रसोई घर में खाना बनाने के लिए, और उस दौरान उसी धुएं में वो सांस लेती हैं, और उनके साथ छोटे बच्चे बच्चियां भी किचन में रहते हैं, उनको भी बेचारा अनबरत वही सांस लेनी पड़ती है। हालांकि हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू की है, और उस उज्ज्वला योजना से काफ़ी कुछ लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाने की समस्या हल हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सी महिलाएं इस पे खाना बना रही हैं। उनसे भी अनुरोध है कि उज्ज्वला योजना का फ़ायदा उठाएं और इस बीमारी से बचें, सांस की बीमारियों से बचें। तीसरा आपका प्रमुख कारण क्या है, वाहन प्रदूषण है। हमारे देश में वाहन बहुत बढ़ रहे हैं सड़क पर, तो हम कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि हम पैदल ज़्यादा चलें, कोशिश करें हम साइकिल से ज़्यादा चलें, कि जिससे कि कम वाहन प्रदूषण हो हमारे देश में, और हमारे जो COPD की समस्या है वो धीरे धीरे कम हो। इसी प्रकार से कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिसमें धूल धुआं गर्दा बहुत होता है। उदाहरण के तौर पे देखा हो, आप छोटी सड़क पे चले जाइए तो सड़क के किनारे बहुत से लोग ऐसा छोटा ढाबा चलाते हैं या और चाय वाय की दुकान चलाते हैं, जिसमें अभी भी वो कोयले की अंगूठी और इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी धुआं का कारक है। कई व्यवसाय और भी हैं जिनसे गर्दा बहुत उड़ता है। उदाहरण के तौर पे परचून की दुकान वाले, आरा मशीन पे काम करने वाले, इस तरह के अन्य बहुत सारे व्यवसाय हैं हमारे देश में, और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग व्यवसाय हैं। तो ऐसा कोई भी काम जहां धूल धुआं गर्दा हो रहा है, कृपया उस पर बचाव करें, तो हम COPD से बचाव कर सकते हैं। धूम्रपान ना करें और लकड़ी के चूल्हे पर महिलाएं खाना ना बनाएं, वाहन प्रदूषण कम से कम हम करें, तो हम COPD से बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सौरभ पाठक जी का फोन है। हेलो जी, नमस्ते मैम। जी नमस्ते जी मैम, मैं सौरभ पाठक बोल रहा हूँ। जी मैम, मेरा प्रश्न है, जी, COPD से पीड़ित मरीजों में क्या लंग ट्रांसप्लांट करना लाभकारी हो सकता है? थैंक यू मैम। देखिए, लंग ट्रांसप्लांट एक बहुत ही नई विधा है। तो जो COPD की 4 स्टेजेस होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो चौथी अवस्था में जो सीवियर COPD है, उसमें लंग ट्रांसप्लांट काफ़ी प्रभावी माना गया है, लेकिन अभी लंग ट्रांसप्लांट हमारे यहाँ बहुत प्रारंभिक अवस्था में है। इसमें खर्चा भी ज़्यादा आता है, और अभी सबसे बड़ी समस्या है कि कोई भी सरकारी संस्थान लंग ट्रांसप्लांट हमारे देश में नहीं कर रहा है। जितने संस्थान लंग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो सब कॉरपोरेट सेक्टर के हैं, प्राइवेट सेक्टर के हैं, या एक आधा कोई ट्रस्ट का सेंटर है। तो ऐसे लोग जिनके पास आर्थिक रूप से सक्षम हैं और COPD की सीवियर, मैंने कहा स्टेज 4 डिजीज़ है और काफ़ी ज़्यादा है, डॉक्टर की सलाह से लंग ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को शुरुआती COPD से हुई और सीधा वो लंग ट्रांसप्लांट के लिए पहुंच जाए, तो ऐसा तो इंडिकेशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि COPD में एक लंग ट्रांसप्लांट एक इम्पॉर्टेंट विधा है जो धीरे धीरे हमारे देश में विकसित हो रही है। डॉक्टर साहब, अगर कोई एक आम आदमी जिसको ये समस्या है, तो उसको अपने को कहाँ दिखाना चाहिए और उसका उपचार किस तरह से किया जाता है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपके माध्यम से लोगों से कहना चाहूँगा कि कृपया प्रदूषण पर कंट्रोल करें और धूम्रपान तो बिल्कुल ना करें। अगर ये 2 चीज़, और महिलाओं से खास तौर पे कहूँगा उज्ज्वला योजना का फ़ायदा उठाएं और लकड़ी के चूने से खाना बनाना बंद करें। अगर ये 3 चीज़ें भी हमने देश में कर ली तो करीब 60-70% COPD की समस्या से निजात पाई जा सकती है। प्रारंभिक अवस्था में जैसे ही आपको खांसी शुरू होती है, जैसे मैंने कहा मॉर्निंग कॉफ इज़ द फर्स्ट सिम्टम ऑफ COPD,
जैसे ही सुबह सुबह खांसी आनी आपको शुरू होती है, आप तुरंत सिगरेट बीड़ी को छोड़ दें। और अगर कोई घर में पी रहा है, मान लीजिए महिला या बच्चों को खांसी होने लगी है, तो उस व्यक्ति, उस परिवार के सदस्य को भी कहा जा सकता है कि भाई देखिए, बीड़ी सिगरेट आप पी रहे हैं, लेकिन परोक्ष धूम्रपान के कारण, पैसिव स्मोकिंग के कारण बीमारी और लोगों को भी हो रही है, तो कृपया बंद करें। तो पहली मुहिम तो हमें चलानी होगी आपके दर्शकों के माध्यम से कि, और इसके लिए कि धूम्रपान सबका बंद किया जाए। और इसके लिए हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, हमारे रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में, सांस रोग विभाग में एक हम लोग धूम्रपान निषेध क्लिनिक चलाते हैं। तो ऐसे लोग जो आपके कहने से नहीं मान रहे हैं, धूम्रपान नहीं बंद कर रहे हैं, वो आप हमारे मंडे टू सैटरडे किसी भी दिन सुबह 9 से 12 ला सकते हैं। उनको हम लोग कोशिश करेंगे, अपनी क्लिनिक में रजिस्टर करेंगे और उनकी धूम्रपान की इस लत को छुड़ाने में मदद करेंगे। तो आ सकते हैं। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जैसे ही भी लक्षण शुरू हो तो किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं। जो प्रारंभिक जांच है वो बहुत प्रमुख जांच होती है। उसमें एक सीने का एक्सरे हम लोग कराते हैं और एक लंग फंक्शन टेस्ट कराते हैं। एक कंप्यूटराइज मशीन होती है जिसमें हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, PFT कहते हैं। अगर आपके शहर लेवल पे उपलब्ध नहीं है तो हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में या और भी जो सरकारी संस्थान है उन सब में ये जांच उपलब्ध है और उसको कराया जा सकता है। उससे हम लोग COPD की तीव्रता नाप लेते हैं कि ये कौन सी अवस्था में है, कितनी तीव्र है, और उसके हिसाब से जो इन्हेलर चिकित्सा है वो दी जाती है। एक इन्हेलर हो सकता है, शुरू में 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। जैसी तीव्रता है उसके हिसाब से इन्हेलर दिया जाता है और इन्हेलर से काफ़ी कुछ हद तक COPD पे काबू पाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से फ़ोन कर रहे हैं। जी। हेलो जी। हेलो जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। आप प्रश्न पूछिए। हाँ, नमस्ते मैडम। मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा, मैं बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो सांस के बीमार लोग हैं, जो फेफड़े से परेशान लोग हैं, तो ये जो जाड़े के सीजन में बचने के लिए अंगीठी लगा लेते हैं, हीटर जला लेते हैं जाड़े से बचने, तो इनके स्वास्थ्य के ऊपर इसका कितना बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा प्रश्न इनका है, बाराबंकी से आया है। देखिए, ये अलाव जला लेना, हीटर जला लेना, अंगीठी जला लेना, ये एक्चुअली बचने के साधन नहीं हैं। हमें क्या करना, हमें अपने पहले शरीर पे पूरे कपड़े पहनने पड़ेंगे, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, अगर बाहर वातावरण में सर्दी ज़्यादा है, खास तौर पर छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्ग, ये 3 कैटेगरी ऐसी हैं जो सर्दी के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। तो इन लोगों से मेरा आग्रह है, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और बुजुर्गों से, कि कृपया घर के अंदर ही रहें। खास तौर पर जब फॉग हो रहा है, कोहरा पड़ रहा है, सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, या आज सुबह जैसे बारिश हो रही थी, तो ऐसे मौसम में कृपया घर से ना निकलें। अगर आपको कमरा गर्म करना ही है तो आधा 1 घंटे के लिए आप हीटर या ब्लोअर चला सकते हैं, उसके बाद बंद कर दें। ये प्रैक्टिस बहुत ख़राब है कि आप ब्लोअर को रात भर चलाते हैं, हीटर को रात भर चलाते हैं या अंगीठी को जलाते हैं। ये प्रैक्टिस बहुत ख़राब है। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषाक्त गैसेस जो हैं वो कमरे के अंदर मौजूद हो जाती हैं और ऑक्सीजन को कम कर देती हैं। तो कृपया ऐसा काम ना करें। दूसरा, ऑक्सीजन देने वाले पौधे जो हैं वो अपने घर के अंदर लगाएं। और मैं आपको बता दूं कि सबसे छोटा पौधा है लेकिन ऑक्सीजन बहुत अच्छी सप्लाई करता है स्रोत, वो है तुलसी का पौधा, सब लोग जानते हैं। तो तुलसी का पौधा अगर घर के अंदर रहेगा, 1, 2, 3, 4 पौधे, हर कमरे में भी 1-1 पौधा रहेगा, तो ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा घर के अंदर बनी रहती है। तो जो हमारी पुरानी संस्कृति थी कि कोई घर पहले बिना तुलसी के पौधे के नहीं हुआ करता था, तो कृपया तुलसी का पौधा घर के अंदर जरूर रखें। तो घर के अंदर आपकी ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में बनी रहेगी और आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। डॉक्टर साहब, इसी विषय पर अभी हम और भी बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है मिशन हेल्थ में एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। और आज का विषय भी हम आपको एक बार फिर से बता दें। हमारा आज का विषय है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के पल्मोनरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सूर्यकांत जी। डॉक्टर साहब, मुस्कान पांडे का फोन है। हेलो 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 मैम, नमस्ते। मैं मुस्कान पांडे बोल रही हूँ। जी मुस्कान जी। जी मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ, जो धूम्रपान करते हैं उनको मतलब फेफड़े पे क्या असर पड़ता है? देखिए, धूम्रपान करने वालों के फेफड़ों पे तो असर पड़ता ही पड़ता है, लेकिन धूम्रपान जहाँ कर रहे हैं उसके आसपास जो लोग मौजूद हैं, चाहे वो परिवार के सदस्य हों, ऑफिस के कलीग्स हों या यार दोस्त हों, उनके फेफड़े पे भी असर पड़ता है। और जैसा मैंने बताया कि धूम्रपान करने वालों को या तंबाकू का इस्तेमाल करने वालों को बहुत सारे कैंसर और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं।
जिसमें से एक बीमारी COPD भी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसके अलावा फेफड़े का कैंसर, गले का कैंसर, मुंह का कैंसर और सांस की नली का कैंसर, बहुत सारे कैंसर हैं, इनके होने की भी संभावना बढ़ जाती है। जो लोग उनके आसपास हैं या परिवार के सदस्य हैं जो परोक्ष धूम्रपान कर रहे हैं, उनको भी ये सब बीमारियां और ये सब कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त जो वातावरण है वो भी प्रदूषित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि धूम्रपान करने से कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, इसलिए धूम्रपान ना करें। डॉक्टर साहब, अशोक जी हमारे बीच हैं। अशोक जी, आप कुछ पूछेंगे? जी डॉक्टर साहब, क्या COPD का मरीज व्यायाम कर सकता है? COPD का मरीज बिल्कुल व्यायाम कर सकता है, लेकिन एक सीमा के अंदर, क्योंकि COPD के मरीज की जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, स्टेमिना कम हो जाता है। लेकिन COPD का मरीज घर में बैठा रहे तो और निष्क्रिय हो जाने से और नुकसान पहुंचता है। इसलिए जितनी उसकी सांस परमिसिबल करती है, अर्थात उसकी जितनी सांस उसको अलाउ करती है, उतना व्यायाम वो कर सकता है। उदाहरण के तौर पे वो बरामदे में वॉक कर सकता है, थोड़ा बहुत बाहर भी वॉक कर सकता है। अगर बाहर कोहरा या सर्दी ज़्यादा है तो घर के अंदर वॉक कर सकता है। वो छोटे मोटे सूक्ष्म व्यायाम जिसको हम योग या प्राणायाम कहते हैं वो कर सकता है। लेकिन आप वो जिम जाकर बड़े व्यायाम करना चाहे, भागना दौड़ना करना चाहे, बहुत ऐसी एक्सरसाइजेस करना चाहे, वो एडवाइजेबल भी नहीं है और वो करनी भी नहीं चाहिए। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जो इसके मरीज हैं। डॉक्टर साहब, इटावा से ध्रुव सिंह जी का फोन है। जी ध्रुव सिंह जी, बताइए। हेलो। हाँ मैम। जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में, अपना प्रश्न पूछिए। मैम, मेरा प्रश्न ये है कि COPD को हम किस तरह पहचान सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 30 साल से ऊपर है, जो 10 या 10 साल से ज़्यादा धूम्रपान कर रहा है, या किसी ऐसे वातावरण में रह रहा है जहां पर वायु प्रदूषण ज़्यादा है, या धूल धुआं गर्दा से वो एक्सपोज्ड है, या कोई महिला ऐसी है जिसने 10 या 10 से अधिक साल लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाया है, और अगर उसको खांसी आती है, बलगम भी आता है, तकलीफ सर्दी के मौसम में खास तौर पे बढ़ जाती है, और उसकी धीरे धीरे सांस भी फूलने लगती है, तो ये लक्षण है COPD के। और ऐसे किसी लक्षण अगर किसी में पाए जाते हैं तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसको COPD हो सकती है। तो इस पेशेंट का डॉक्टर को दिखाना चाहिए, एक चेस्ट का एक्सरे कराना चाहिए, और एक फेफड़े का कार्यक्षमता की जांच, जिसको हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, वो जांच करानी चाहिए, जिससे कि COPD पहचानी जा सकती है, इसकी डायग्नोसिस कंफर्म की जा सकती है। जी डॉक्टर साहब, रीना जी हमारे बीच हैं। रीना जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। मैं जानना चाहती हूँ कि फेफड़े की बीमारी से ग्रसित मरीज के खाने और जीवन शैली में क्या बदलाव होना चाहिए, साथ ही साथ खाने पीने में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे देश में कहते हैं कि जब तक डॉक्टर खाने पीने और लाइफ स्टाइल के बारे में ना बताए तब तक उसको डॉक्टर माना ही नहीं जाता है। तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं और ख़ास तौर पर रीना जी के प्रश्न का उत्तर दे दूं कि जो हमारी भारतीय परंपरा की जीवन शैली है, पुरातन जीवन शैली है, वो सर्वश्रेष्ठ जीवन शैली है, दुनिया में अब मानी जाने लगी है। तो आप थोड़ा बहुत नियमित व्यायाम करिए, व्यसनों से दूर रखिए, एडिक्शन से दूर रहिए, आप धूम्रपान मत करिए, धूल धुआं गर्दा से दूर रहिए, और ख़ास तौर पर वो माँ बहनें जो अभी भी लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रही हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि उज्ज्वला योजना का फ़ायदा उठाएं और अपने को गैस के चूल्हे का इस्तेमाल करें, LPG गैस का इस्तेमाल करें। इसके अतिरिक्त खान पान में आपको हेल्दी फूड ही खाना चाहिए, जिसमें हरी सब्जियां आती हैं, जिसमें आपके मौसमी फल आते हैं, जिसमें दाल है, चावल है, रोटी है, दूध है, ये सब आप सेवन कर सकते हैं। इनको सेवन करने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल जो बच्चों में, खासतौर युवा पीढ़ी में जो फास्ट फूड का प्रचलन चला है, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है, सांस की बीमारियों के लिए भी और अन्य बीमारियों के लिए भी। तो कृपया फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा संस्कृति से दूर रहिए। और जो कुछ अगर थोड़ा बहुत कभी चटपटे और ऐसे खाने का मन करता भी है तो आप अपने घर में मम्मी, दादी, नानी, चाची, मौसी, बुआ, किसी से भी थोड़ा बहुत घर में ही बनवा लीजिए और खा लीजिए। कृपया बाजार का बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। जी डॉक्टर साहब, ओम जी तिवारी जी का फोन है। हेलो जी। हेलो। हाँ जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं आजाद नगर हरदोई से ओम जी तिवारी बोल रहा हूँ। जी जी जी, प्रश्न पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि किसी भी व्यक्ति को जैसे 1 हफ्ते से खांसी आ रही है, उसमें बलगम निकल रहा है, तो इसका उपचार क्या जिला अस्पताल में उपलब्ध है? इसका उपचार किस अस्पताल? जिला अस्पताल में हाँ, उपलब्ध है। देखिए, खांसी कोई भी हो,
अगर वो लगातार 2 हफ्ते से ज़्यादा आ रही है तो कहते हैं टीबी की भी जांच करानी चाहिए। तो 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी 2 बलगम की जांच, इसका फॉर्मूला है 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी तो 2 बलगम की जांच। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा लगातार किसी को खांसी आ रही है, साथ में बलगम भी आ रहा है या बलगम में खून भी आ रहा है, बुखार भी आ रहा है, तो ये टीबी के लक्षण भी हो सकते हैं। और इसकी जांच, बलगम की जो जांच होती हैं वो किसी भी अस्पताल में, जिला अस्पताल में भी, उससे छोटे अस्पताल में भी निःशुल्क उपलब्ध है। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया, सर्दी में खास तौर पे खांसी आ रही है, लगातार खांसी आ रही है, तो ये सीओपीडी हो सकती है। खास तौर पे उम्र 30 साल से ज़्यादा है या जिसने धूम्रपान किया है, तो ऐसे लोगों को सीओपीडी भी हो सकती है। तो इसकी जांच भी जिला अस्पताल में हो जाती है। इनका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। ये इनके आस पड़ोस या घर में कोई रिश्तेदार वगैरह इस तरह की बीमारी से है तो ये जिला अस्पताल में दिखा सकते हैं। तो ओम जी, जिला अस्पताल में ज़रूर दिखा लीजिए अगर कोई इस तरह का मरीज़ है। और फिलहाल मिशन हेल्थ में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फ़ोन ले रहे हैं अक्षय जी का हरदोई से। हेलो हेलो जी अक्षय जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, बोलिए अक्षय जी। मेरा बड़ा भाई जो है वो सिगरेट पीता है जी। सिगरेट छुड़ाने की जो है आदत कैसे? हाँ, सिगरेट छुड़ाना देखिए बहुत कठिन काम है। आपके कहने से छोड़ देता है, मम्मी पापा के कहने से छोड़ देता है, बहुत अच्छा है। नहीं तो आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमारे विभाग में रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में ला सकते हैं और उसकी सिगरेट छुड़वाने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। जी संदीप अवस्थी जी, आप कुछ पूछेंगे? जी डॉक्टर साहब, धूम्रपान के अलावा और कौन अन्य कारक होते हैं जो सीओपीडी को बढ़ाने में मदद करते हैं? हमारे देश में एक अध्ययन हुआ है, हमारे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी अभी हम लोगों ने एक शोध प्रकाशित किया है जिसमें हम कहते हैं कि लगभग आधे रोगी जो हैं वो धूम्रपान के कारण सीओपीडी के हैं और बाकी के आधी जो हैं वो दूसरे कारण से हैं। उसमें नंबर 1 पर वायु प्रदूषण आ रहा है, क्योंकि हमारा वायु प्रदूषण हमारे देश में बहुत बढ़ रहा है। नंबर 2 पर आता है जो लकड़ी के चूल्हे पर महिलाएं खाना बना रही हैं, वो कारण है। और तीसरा और चौथा अन्य कारणों में आता है इंडस्ट्री का एक धुआं, जो उद्योगों के कारण धुआं होता है। और चौथा छोटे छोटे वो व्यवसाय जिनमें धुआं, धूल, गर्दा किसी न किसी तरह का पैदा होता है। तो ये 4 प्रमुख कारण है हमारे देश में। जी विशाल जी, आप कुछ पूछेंगे? डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से घरेलू तरीके हैं जिससे सीओपीडी से अपनाकर सीओपीडी बचाया जा सकता है? हाँ, बहुत अच्छा है। पहला घरेलू तरीका तो ये है कि घर के सदस्यों पर वॉच रखिए, कोई बीड़ी सिगरेट ना पीने पाए। दूसरा घरेलू तरीका है कि अगर माँ आपकी घर में अभी भी लकड़ी के चूल्हे से खाना बना रही हैं तो उसको एलपीजी गैस का कनेक्शन दिलवाइए। तीसरा है कि इंडोर एयर पोल्यूशन और आउटडोर एयर पोल्यूशन को कम करिए। इंडोर एयर पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं? मैंने कहा, एक तो तुलसी का पौधा अंदर लगा सकते हैं, मनी प्लांट का पौधा अंदर लगा सकते हैं। ये छोटे छोटे पौधे हर जगह मिल जाते हैं। आप हर कमरे के अंदर तुलसी और मनी प्लांट के गमले पौधे रखें तो आपके अंदर जो प्रदूषण घर में फैलता है वो कम होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। दूसरा, घर गंदा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। और अगर आपने बहुत सारे सोफ़ा कवर, कर्टेन्स और कारपेट बिछा रखी हैं तो कोशिश करिए कम से कम सोफ़ा कवर और कम से कम पर्दे और कम से कम कर्टेन इस्तेमाल करें। अगर ये सब हैं, आपका घर बहुत मॉडर्न है, तो कृपया वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें, रोज़ सफाई करें। अगर कोई सांस का रोगी है तो उसकी बेडशीट यानी चादर रोज़ बदलें। घर में अगर फर वाले खिलौने जैसे टेडी बियर वगैरह हैं तो इन पर भी रोक लगाएं और बाहर के प्रदूषण से भी बचें। सुबह शाम अच्छी आदत है, वायु प्रदूषण जब ज़्यादा है, सर्दी ज़्यादा हो रही है, तो एक हैबिट हम लोग डाल लें कि पानी उबाल के भाप लें। खास तौर पे आपके घर में जो सांस के रोगी हैं वो ज़रूर इस प्रैक्टिस को करें कि पानी, छोटे से भगोने में पानी उबाल के और उसमें से भाप ले सकते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति भी भाप ले सकते हैं, सांस के रोगियों को तो लेना ही लेना चाहिए, सुबह भी लेना चाहिए, शाम को भी लेना चाहिए। इसके अलावा टीकाकरण, सांस के 2 टीके लगते हैं, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और निमोकोकल वैक्सीन, ये भी सांस के रोगियों को लगवा लेनी चाहिए। जी अमित जी, आप कुछ पूछेंगे? जी डॉक्टर साहब, क्या सीओपीडी यानी स्वास्थ्य संबंधी रोगों से बचाव के लिए कोई टीकाकरण किया जाता है? हाँ, बहुत अच्छा है, मैंने तो टीकाकरण के अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। देखिए, 2 तरह के टीका होते हैं, एक इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन टीका होता है और एक निमोकोकल वैक्सीन होती है। निमोकोकल वैक्सीन 5 साल में एक बार लगती है अगर व्यक्ति 60 साल से कम का है तो, और 60 साल से ऊपर का है तो वंस इन ए लाइफ टाइम, केवल एक बार लगता है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल स्ट्रेन बदल जाता है, इसलिए इन्फ्लुएंजा के टीके को हर साल
एक बार लगवाना चाहिए सांस के रोगियों के लिए। ये रेस्पिरेटरी वैक्सीन कहलाती हैं, ये दोनों लगवा देनी चाहिए। और इसके अलावा जो डायबिटीज़ या और क्रॉनिक बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको सांस की बीमारी ना हो जाए, उनको और संक्रमण ना हो जाए, तो उनको भी ये टीके लगवा लेने चाहिए। तो कार्यक्रम के उस पड़ाव पे हम आ गए हैं जहां हम लेंगे चलते चलते में दर्शकों, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। उस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वाले दर्शकों में से किसी एक दर्शक के पत्र का चयन हम लकी ड्रॉ के द्वारा करेंगे और फिर आमंत्रित करेंगे उन्हें अपने स्टूडियो में। तो नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न, COPD का फुल फॉर्म बताइए। और इस प्रश्न का उत्तर आप जिस पते पर लिखकर भेजेंगे वो पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.dduplq@gmail.com। डॉक्टर साहब, आप आए और COPD के ऊपर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों की दी और इनके प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप सब इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन दर्शकों का भी जिन्होंने हमें फ़ोन किया। नमस्कार।